सवाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। ये तो नन्ना मुन्ना सा सवाल है, वो स्टॉक लेजर कार्ड बनाना है, 15 नंबर का आया था 2005 में। ये नोट कर लें, ये आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क के तौर पे करना है, आसान सा सवाल है। नमूने तो तुम कितना है? हम्म, ये क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। अच्छा जी, ये देखिए बच्चों, आइटम 21 में सवाल आया था। कब आया था? आइटम 21 में कितने नंबर का सवाल आया था? 13 नंबर का सवाल आया था। ठीक हो गया। और उसमें 2 नंबर ये भी थे, टोटल कितने हो गए? 15। मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल बड़ा आसान तरीन टॉपिक है, और 15 से 20 नंबर का आ सकता है। बात समझ लगी है? अब पहला पार्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई एनी फोर सिचुएशन अंडर विच द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में एक्सीड इट्स एनआरवी। क्या इसका जवाब दे सकते हैं आप? क्या कह रहे हैं, जरा सर सवाल दोबारा पढ़ें और सोचें, जवाब दें। बच्चों, आपको 2-3 नंबर की थ्योरी भी आनी है, तो थ्योरी भी आपने साथ साथ तैयार करनी है। समझ आइए, थ्योरी आपको आनी है, ये बात याद रखनी है आपने। मतलब 5 से 10 नंबर की थ्योरी आ सकती है। ठीक है, वो हर सवाल में 1-2 नंबर की उस तरह थ्योरी डाल दो, जैसे इस सवाल में उसने थ्योरी डाली है। और ये लेटेस्ट अटेम्प्ट्स में से अटेम्प्ट है, मतलब नई पॉलिसी की अटेम्प्ट थी। बात समझ आ रही है? अब ये 2 नंबर आपने पढ़े हुए हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। किस सिनेरियो में इन्वेंट्री की वैल्यू एनआरवी से ज्यादा हो सकती है? डैमेज यूनिट हो रहे हैं, दूसरा ऑब्सोलीट हो रहे हैं, और क्या हो रहे हैं? किस वजह से डिक्लाइन कर रहे हैं? याद करें, मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं। अच्छा, कल एक सवाल कर रहे थे जिसमें आखिरी 2 वैल्यूज गलत थी। तो सवाल कौन सा था वाला? मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं पूछा, सवाल का नाम पूछा। एग्जाम्पल नंबर कौन सी थी? उनकी वैल्यू जरा बताइए, क्या क्या थी जो आपने कटिंग करवाई थी? ये टोटल बता रहा है कि ऊपर वाली? तो ऊपर गुड यूनिट्स वाली? हाँ, 156 200, और टोटल 162। और चेक कर लो कि गलत नहीं लाई जाना मैनू। आखिरी, हाँ, पूरा एग्जैक्ट। अगला, नहीं, डैमेज यूनिट की वैल्यू क्या थी?
865 नहीं थी? वो पॉइंट अगर लगा लो तो 65 आती है। पड़ेगा ना टोटल? ਹੁਣ 65 ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 281865 281 865। हाँ जी, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है बच्चों जिसमें कॉस्ट ज्यादा होगी और एनआरवी कम होगी? तो तुम दोनों अफसर हो, अफसर हो, एक वजह क्यों आंदे हो? पता भी नहीं? वो अपने सिक्योरिटी गार्ड ਨੂੰ ਪੁੱਛ जरा। ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਥਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਧੂਏ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਣਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕੜ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਅਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ है। देखा ना, जेरे कंफ्यूज है वो तो कंफ्यूज है, जेरे आकड़ च ने उनको पता उन्होंने की करना जिंदगी च। अच्छा जी, अब पहला पॉइंट ये है कि किस किस सिचुएशन में इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा होगी और एनआरवी कम होगी। नंबर 1 डैमेज, नंबर 2 ऑब्सोलीट, नंबर 3 सेलिंग प्राइस डिक्लाइन सडनली ड्यू टू मार्केट कंडीशन, नंबर 4 क्योंकि 4 बातें उसने पूछनी है, तीन तो सारे 10 ही लैणगे। कॉस्ट टू कंप्लीट याद करो, इंक्रीज कि अभी चीजों पे कॉस्ट लग रही है, मजीद अभी मुकम्मल नहीं हुई, कुछ लग गई है कुछ लगनी है, तो जो लगनी है वो इतनी बढ़ गई है कि वो सेल प्राइस से ऊपर चली जाएगी स्टोरी। बस समझ की बात है, थ्योरी आनी है बच्चों, थ्योरी साथ साथ पढ़नी है आप। कॉस्ट अकाउंटिंग में 10 से 15 नंबर की थ्योरी आनी है और पास होने के लिए एक एक नंबर बड़ा कीमती है। सारा कुछ आएगा इसमें, एग्जामिनर खुद आएगा, बिरयानी शिरानी खिलाएगा, पानी छानी पिलाएगा, फिर दुब्बा बना के मारेगा। अब तो बकरे को पहले पानी छानी पिलाते हैं ना, फिर कुर्बानी होती है उसकी। तो मसला है कि ये वो बकरे हैं जो हलाल नहीं है। ऑरेंज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स फॉर प्रोडक्ट्स, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स इन्वेंट्री ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2021 इज एज फॉलो। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? अब ये जो हमने कल एग्जांपल की थी ना बच्चों, उससे मिलता जुलता सवाल आई कैप ने दिया आटम 21 में, और ये आटम 21 नई पॉलिसी की पहली टर्म थी। इससे मिलते जुलते सवाल आएंगे आपको। एग्जामिनर का ट्रेंड हमने समझना है कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 15,000। कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। अब याद करो कल वाले सवाल में हमने कॉस्ट पर यूनिट पहले कैलकुलेट की थी, आई कैप ने आपके लिए आसानी पैदा की, कॉस्ट पर यूनिट खुद ही बता दी, जबकि हमें फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालनी पड़ती, उसको यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल पे डिवाइड करना पड़ता, तो यूनिट कॉस्ट निकलती, उसको क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करते तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकलती। तो उसने आपके लिए आसानी पैदा कर दी, क्या कर दिया उसने, कॉस्ट पर यूनिट खुद ही निकाल के दे दी। रिटेल प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ 10% सेल्स टैक्स, ये क्या है? ये सेल प्राइस है, ये क्या है? लेकिन इसके अंदर सेल टैक्स शामिल है। अब सेल टैक्स जो होता है वो सेल प्राइस का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सवाल है। जो हम सेल प्राइस की बात कर रहे होते हैं
उसमें सेल टैक्स शामिल होता है कि नहीं होता? सोचो 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 सोचो। हमने जो कल सवाल किया था उसमें सेल प्राइस देखी थी ना, 12 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए। तो बाय डिफॉल्ट वो जो सेल प्राइस होती है, कल वाले सवाल में तो आई कैप ने नहीं बताई थी, आज वाले सवाल में बता रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो सेल प्राइस हमें सवाल में गिवन होती है, उसमें सेल टैक्स शामिल होता है या नहीं होता? ये सोचो। टैक्स पढ़ चुके हो? तो इन्हें नहीं पता, बड़ा सत्यानाश। सेल टैक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो फिर सेल प्राइस के अंदर सेल टैक्स होता है कि नहीं होता? हाँ, अब बोलो तो सही। हाँ, क्या होता? वो खोते नहीं होता। चलो, क्यों नहीं होता? क्योंकि सेल टैक्स आपका इनकम नहीं है। सेल टैक्स किसकी इनकम है? वो तो गवर्नमेंट की इनकम है। वो आपकी इनकम नहीं है। तो आपकी जो इनकम है आपने तो उससे कंपेयर करना है ना। मेरी बात सुन लगी। ये सेल टैक्स तो लाइबिलिटी है आपके लिए। लाइबिलिटी क्यों है? और लाइबिलिटी क्यों है? किसको? तो वो आपकी इनकम तो नहीं है। तो जब आप एनआरवी निकाल रहे होंगे, तो उसमें जो एस्टिमेटेड सेल प्राइस लेंगे, उसमें लाइबिलिटी भी शामिल करेंगे। लाइबिलिटी, वो चीज, वो जो पैसे आपने लोगों से लिए हैं वो आपके तो है ही नहीं। तो फिर आपने वो वाली सेल प्राइस निकालनी है जिसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स शामिल नहीं है। तो निकाल सकते हैं। इस 1144 में से सेल टैक्स निकाल के बताएं, बाकी की सेल प्राइस कितनी बनती है? 1030। समझ आ गई? एनआरवी की कैलकुलेशन में जो हमने सेल प्राइस लेनी है वो टैक्स के बगैर होनी चाहिए। ये बात आपने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन पेपर में आई है, तो इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते रहें कि अगर सवाल में आई कैप सेल प्राइस के अंदर टैक्स शामिल कर दे, तो एनआरवी की कैलकुलेशन करते वक्त हमने वो टैक्स साइड पे कर देना। ठीक है? ये अपने नोट्स में ये चीज़ नोट कर लें, शाबाश। हाँ, कैसे आया? हाँ, नहीं, हम कौन है? क्या हम कंपनी है कि हम बंदे हैं? हम कंपनी है। तो हमने चीज़ परचेज की होगी तो टैक्स पे किया होगा। लेकिन वो टैक्स हम कल को क्या करवा सकते हैं? रिफंड करवा सकते हैं। तो जो रिफंड करवा सकते हैं वो क्या हमारा खर्चा? हाँ, 1030 कैसे आया, जरा समझाए मेरे। कैसे समझाओ? तो 1144 का सर क्या सलूक किया है? डिवाइड किस पे किया है? 10 पे डिवाइड किया है? क्या चवल मार रहे हो? डर फटे मत ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। इसको डिवाइड किससे करना है? 110 से करना है, क्योंकि ये खुद 110% है, गधो। और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से, क्योंकि 1,04,000, मतलब 1100 तो सीधा 1 लाख।
1,04,000, ये कैसे चमत्कार हुआ यार? हाँ, देखो, 1 मिनट के लिए सोचें। फर्ज करें जी, आपकी सेल प्राइस थी 1,040। पहले सीधा समझते फिर उल्टा समझ। सेल प्राइस क्या थी? टैक्स वाले आए, क्या था, टैक्स लगाओ। हमने कहा कितना परसेंट लगाएं? उन्होंने कहा 10% लगाओ। तो 10% किस का लेंगे? तो कितना टैक्स आएगा? 104। तो टोटल कितने पैसे बनते हैं? 1144। टैक्स वाले कह रहे हैं भाईजान आपने लोगों से ये पैसे लेने हैं। अब आपका उल्टा सवाल है, 1144 आपको दिया गया है, तो उसमें से टैक्स निकालना है। तो टैक्स निकालने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? 1,030 आना चाहिए। पहले तो 1,040 था, अब 1,030 आएगा। इसका मतलब है कोई गड़बड़ की है ना। तो 10% किसका लेना है? 1,044 का, 1,144 का लेना है या 1,040 का लेना है ना? इसका लेना। अब 1,144 का अगर आप 10% लेंगे तो आंसर 104 तो नहीं आता, जबकि टैक्स तो 104 है। तो फिर किसका 10% ले कि टैक्स 104 आएगा? नहीं समझ आई। 10% किसका लेना है? 40 का, लेकिन वो तो हमें सवाल में गिवन ही नहीं है। तो फिर तुक्का मारेंगे। हाँ, कोई ना। हाँ, तो ये 110 क्यों आया? पता नहीं। देखो, जिस वैल्यू का आप 10% ले रहे हो वो खुद 100% है, तो उसमें कितने ऐड किया? तो जो आंसर आया वो कितने परसेंट हो गया? तो जब उसको 110% में डिवाइड करेंगे तो 1% आएगा। सोचो, 1144 को 110 पे डिवाइड करेंगे तो 1% आएगा। हमने क्या निकालना है? 10% या 100%? अगर 10% निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 1% को जो भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई। समझ आ गई बात? अब इसकी भी प्रैक्टिस करें, इसकी भी करें, इसकी भी करें। केवल नहीं मारनी अब। हाँ जी, दूसरे का आंसर क्या आता है? 900। चौथे का? ये बात समझ को समझ लगी थी? ये आपकी सेल प्राइस आ गई, क्या आ गई? लेकिन एनआरवी निकालने के लिए बच्चों क्या क्या करना पड़ेगा, जरा सोचो। एनआरवी कैसे आएगी? एस्टिमेटेड सेल प्राइस तो आपने निकाल ली, उसमें क्या माइनस करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, तो जाके आपकी एनआरवी आएगी। अब बच्चों देखो, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ये उसने बता दिया। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट उसने आपको बता दी, कितनी है? 80, 75, 100, 110। सीधा सीधा माइनस कर लेंगे। अब बोलो तो सही। अच्छा, डिफेक्टिव यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। अब ये 2,400 रुपये हैं कि यूनिट्स हैं? हैं? तो 15,000 में से क्या करेंगे? 2,400 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? गुड यूनिट्स आ जाएंगे। समझ आ गई? हालांकि डिफेक्टिव यूनिट और गुड यूनिट सबको बनाने में खर्चा सेम आया। कितना?
कितना है? 800 है, लेकिन दोनों की एनआर भी सेम नहीं हो। ठीक हो गया। इस 25,000 में कितने डिफेक्टिव हैं, तो कितने गुड होंगे? इस 5,000 में कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, इस 8,000 में कोई भी डिफेक्टिव नहीं। अच्छा, वो कहता है जो डिफेक्टिव यूनिट है उनको ठीक करने पे खर्चा कितना आएगा? तो ठीक करने के बाद वो नॉर्मल सेल प्राइस पे सेल होंगे या सस्ते सेल होंगे? जब ठीक हो गया तो इसका मतलब है गुड यूनिट है। समझ लगी बात? रीवर्क कॉस्ट का मतलब ही है ना कि आपने उसको क्या कर लिया, ठीक कर ली। तो जब ठीक कर लिया तो वो ठीक प्राइस पे सेल हो जाएंगे, अनटिल अनलेस कुछ और बताया हो। हजम शुद्ध। अब अगला पॉइंट, ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी, इसकी बात हो रही है। ए डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 कंप्लीटेड यूनिट्स वाज ऑब्जर्व्ड। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है? तो फटा शटा होने लगा। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 5,600 यूनिट सप्लाई टू ए कस्टमर वर इरोनियसली रिकॉर्डेड एज 6,500 यूनिट्स। हाँ जी। अच्छा जी, कितने यूनिट भेजे थे? और कितने रिकॉर्ड हो गए? उससे क्या हुआ? दो बारी पढ़ ला, तेरी मेहरबानी, क्योंकि पेपर च भी अंग्रेजी आनी है, पंजाबी नहीं आनी। पहले इसको अच्छी तरह से समझो, वो कहना क्या चाह रहा है। सोचो इस तरह का सवाल आपको पेपर में आना है कि मैं बार बार बता रहा हूँ, और आना भी को 15 से 20 नंबर का। ये 5,000 की फिगर ठीक है कि गलत है? गलत है। क्या होनी चाहिए? 4,100 के 5,900। सोच लो तसल्ली से, 4,100 करेक्ट फिगर है या 5,900 करेक्ट फिगर है? तसल्ली से पढ़ लो, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे तो पता नहीं हो क्या रहा है, हालांकि इसकी स्पीड नॉर्मल है। सप्लायर कहाँ से आ गया? सप्लायर कितने लिखा है? SUPPLIER। मुझे, अच्छा, तो फिर सप्ली आ गई। पहले ये जो दो लाइन लिखी ना इसको उर्दू में तर्जमा करें बस, असल मसला यहाँ पे, अंग्रेजी का उर्दू में तर्जमा करें। 3 दफा पढ़ लें, 4 दफा पढ़ लें, कोई जल्दी नहीं। फड्डा हुआ क्या, पहले फड्डे को समझें, जब फड्डा समझ आ गया तो मसला हल हो गया। है नी? रिकॉर्ड करने से क्या मुराद है? माइनस कर लिए कि प्लस कर लिए? कर लिए या करने हैं? हैं? कर लिए हैं, तो अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो फिर तो 41वां आंसर आता है। फिर सोच लो, उसने प्लस कर लिए थे, अब माइनस करेंगे। उसने माइनस कर लिए थे, अब प्लस करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि उसने माइनस कर लिए थे अब हम भी माइनस ही करेंगे। ये चवल तो नहीं ना मारनी।
पहले सोचो उसने क्या किया, फिर सोचो हम क्या करेंगे। प्लस या सिर्फ माइनस। उसने प्लस किया तो माइनस करेंगे। हाँ तो असल मसला तो मेरे से ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेचारी का क्या कसूर है। कॉस्ट अकाउंटिंग तो आती है बाद में, अंग्रेजी समझ ही ना आई तो कॉस्ट बेचारी अपने फार्मूले लेके क्या करेगी, वो साइड पे हो जाएगी कि भाई तो तेरा तो अंग्रेजी का मसला है। तसल्ली से इसको एक दफा और पढ़ ले। रिकॉर्ड से क्या मुराद है, अपने स्टॉक के अंदर से। रिकॉर्ड से क्या मुराद है, हमने वो माल जमा किया या माइनस किया। तो दे दिया होगा तो क्या किया होगा, तो हाँ जी 5,900 के 4,100, 900 जमा क्यों हुआ। इसमें क्लोजिंग इन्वेंटरी को उसने क्या कहते हैं, जब ज्यादा रिकॉर्ड किया था तो उससे हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी कम हो गई थी। तो अब जब हम उसे क्या कहते हैं ठीक करेंगे तो उससे हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी बढ़ जाएगी। हाँ जी क्यों, ये 5,600 यूनिट जा रहे हैं कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जब जा रहे होंगे उनको प्लस करेंगे कि माइनस, माइनस करना चाहिए। कितना माइनस करना चाहिए था, कितना किया, तो अब जो बची हुई इन्वेंट्री है वो कम होगी कि ज्यादा होगी। नहीं, ऐसे समझ नहीं आनी। फर्ज करें आपके वार्डरोब में 15 सूट पड़े हुए हैं। अब समझ आएगी, कितने सूट पड़े हैं, 15 सूट। आपकी सहेली आती है कहती है मेरी बड़ी बहन की शादी है, मुझे 8 सूट दे दो। आपने उसको 8 सूट दे दिए, ठीक हो गया, लेकिन अपने रजिस्टर पे रिकॉर्ड कर लिए 10। कितने रिकॉर्ड कर लिए, अब महीने के बाद आप बैठी हैं, आपके दिमाग में आया कि मेरे वार्डरोब में कितने सूट पड़े थे, उसको कितने दे दिए, लेकिन लिखे कितने हुए हैं, तो बाकी का माल आपके पास कितना, बाकी के सूट कितने होने चाहिए आपके पास, लिखे कितने होंगे, 5 लिखे होंगे, बोला क्यों, 5 क्यों होंगे लिखे। हाँ कितने लिखे होंगे आपके पास, 5। आपने वार्डरोब खोली, वहां पे कितने पड़े होंगे, तो चमत्कार नहीं हो गया कि 2 सूट उड़ के आ गए वापस। लेस कर देंगे ना, मतलब 5 लिखे हुए हैं, उसमें मजीद लेस करेंगे तो 8 हो जाएंगे। और 10 कहाँ से आया, इस वक्त आपके रजिस्टर पे कितने लिखे हुए हैं, 5। रजिस्टर पे कितने लिखे हुए हैं, 5। बुआ खोलिया कितने पैसे, तो अब 5 में क्या करें, जमा करेंगे क्या माइनस करेंगे, जमा करेंगे। अकल आ गई कि नहीं आई, क्या। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि माल ज्यादा भेजा है कि कम भेजा है। कितने यूनिट लेके गया वो, लेकिन रिकॉर्ड कितना हो गया, तो ये चवल वजी है ना, जो चवल वजी है 6,500 वाली, उसकी वजह से स्टॉक जो रजिस्टर पे नजर आ रहा है वो क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है जी, कोई नहीं, खैर खैर। अच्छा जी, तो 4,100 के 5,900, 5,900 अकल आ गई है। असल से आप अंग्रेजी है, हालांकि इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें ये क्या वर्ड लिखा हुआ बच्चों, हमें सप्लायर नजर आ रहा है, ये कौन है, हमें क्या नजर आ रहा है, इसमें सारा बेड़ा गर्क हुआ है।
CUSTOMER, सप्लायर। इतने बंदा की करे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इस वक्त हमारे पास ये जो 5,000 हैं ये लिखे हुए हैं, लिखे तो हुए हैं लेकिन पढ़े नहीं हुए। पढ़े कितने हुए हैं? 5,900। अलमारी खोली तो ज्यादा पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, तो 5,900 पड़े हुए हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो 5,900 में से एक भी खराब नहीं है। तो जो खराब है कोई भी खराब। तो 5,900 किस रेट पे रिकॉर्ड होंगे? किस पे रिकॉर्ड होंगे? 900 पे रिकॉर्ड होंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ बच्चों एनआरवी निकाल लें सबकी, तो सबकी एनआरवी निकाल सकते हैं? एक ही एनआरवी कैसे निकालेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों? 1,040। ये मैं एक ही बात कर रहा हूँ। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी है? कितनी है? 80। एक चीज रहती है, वो क्या है? कंप्लीशन कॉस्ट। वो पढ़ लेते हैं नहीं। अच्छा, अब ये लिखा हुआ नीचे रीवर्क कॉस्ट नजर आ रहा है आपको? ये क्या है? 260। ऐसी है रीवर्क कॉस्ट। यहां तक की बात लगी। उसको ठीक करेंगे। अच्छा, अब नीचे उसने एक और भी लिखा हुआ है। अगर बच्चों ये लाइन ना लिखी होती, चलो पहले एनआरवी निकालो क्या है। 7 पूरा। इसका मतलब यह है बच्चों जो डिफेक्टिव यूनिट है उसको मार्केट में बेचेंगे तो कितने के मिलेंगे? कितने पैसे मिलेंगे हमारी जेब में? कितने आएंगे? 700 आए। क्या ये बात सबको समझ आ गई? नहीं समझ आई? अच्छा, अब ये वाला पॉइंट पढ़े। वो कहता है डिफेक्टिव कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। वो कहता है कि अगर हम उसको रीवर्क ना करें, जिस हालत में है, उसी हालत में रखें। सात अल्फाज में कबाड़ी आ रहे हैं, तो जब कबाड़ी आ जाएगा हमारे पास तो फिर उसको ठीक करेंगे। इसको ठीक है। घर में जो टूटी भजी चीजें होती हैं वो दे देते हैं ना कबाड़िए को, या उसको ठीक करके देते हैं। क्योंकि कबाड़िए ने रेट कम लगाना होता है। कबाड़िए ने रेट, वो उतने पैसे नहीं देगा जो एक सादा कस्टमर दे सकता है। एक सादा कस्टमर को चीज बेचनी है तो उसको ठीक करके देंगे। लेकिन अगर कबाड़िया आ गया तो जैसी ही है वो वैसे ही दे देंगे। वो कहता है कि अगर आपने इसको ठीक नहीं करना, नंबर 1, तो कहता है आपको सेलिंग कॉस्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि कबाड़िया खुद आपके पास आएगा। नहीं समझ आ रही? कबाड़िया खुद घरों के दरवाजों तक जाते हैं। घर वाले कभी उठा के सामान कबाड़िया की दुकान पे नहीं जाते, अनटिल अनलेस छोटे बहन भरा को पैसे चाहिए हो तो वो घर का सामान उठा के कबाड़िया के पास चले जाते। अदरवाइज कबाड़िया खुद घर पे आता है। नहीं समझ आ रही? घर का छोटा भाई या बहन जो छोटी होती है ना, वो नजर रखती है, ए भी टूट गया, ए भी टूट गया। पर ए तो सही है, इन्होंने आप ही तोड़ देनी। क्योंकि मैंने चाहिए 150 रुपया, तो फिलहाल तो 100 रुपया बनता पे। उसको कबाड़ी के तमाम रेटों को पता है कि किलो दी लालन किन्ने दिए थे, किलो दा लोया किन्ने। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसको चाहिए 150 रुपये। 150 रुपये का आना शवारमा, वाकई बड़ा शवारमा। तो उसको भूख लगी है, उन्हें पैसे इकट्ठे करने हैं। तो 100 रुपया तो हो गया इकट्ठा। ठीक हो गया जी, 50 रुपये की कमी है। वो बड़े भाई की जूता पकड़ेगा, उन्होंने कितनों की तो काट देगा कि जूता खराब थी मैं बेचता। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल। ठीक हो गया। ये बड़े भाई का सीएमए का रजिस्टर सारे पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता पासपोर्ट से होना कोई नहीं। इधर रजिस्टर फड़ो तो जाके कबाड़िया ने बेचो। ठीक है जी। तो बड़ा भाई क्लास में आकड़ के बैठ के कहेगा कि मेरा तो फेल है, लेकिन पीछे जरी स्टोरी है। वो समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, क्योंकि छोटे पुराने रजिस्टर भेज देता टाइमो टाइम। ठीक हो गया जी। तो बच्चों अगर कबाड़िए के पास आप ये माल लेके जाओगे तो वो क्या रेट लगाएगा? 60%। ठीक हो गया। तो 60% रेट लगाएगा, लेकिन उसमें फिर आपको दो सहूलियात मिलेंगी। क्या? एक, आपको सेलिंग कॉस्ट नहीं पड़ेगी, और आपको रीवर्क कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ेगी, ना ये ना ये। अब आपने फैसला करना है कि क्या ये वाले यूनिट कबाड़िए को बेचें या उसको ठीक करके कस्टमर को बेचें। फैसला कैसे करेंगे? जिसमें ज्यादा फायदा होगा, तो पहले सोचो फायदा किसमें ज्यादा होगा, जल्दी करो।
हाँ भाई, कितनी आएगी एनआरवी? 700 आएगी इसकी भी। अगर कबाड़ी को दे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे? 624 कैसे? 60% किसका लेंगे? 1040 का लेंगे 60%। क्या आंसर आएगा? 624। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? तो इसमें से कुछ माइनस होगा? सेलिंग कॉस्ट या रीवर्क कॉस्ट माइनस होगी? नहीं होगी। तो अब हमें फैसला करना है कि कबाड़ी के पास जाएं या नॉर्मल कस्टमर के पास जाएं। क्यों? वो हमें कितने पैसे देगा और ये हमें कितने पैसे देगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? समझ आ गई बात? अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे उसने 60% ना लिखा होता, उसने लिखा होता यहाँ पे 80%, तो फिर हम 700 रुपये अंदर भी ना होती हमारी। नहीं समझ आई? तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे ये पढ़ाने का हरगिज मकसद नहीं है कि सर हमेशा हम कस्टमर के पास ही जाएंगे, नहीं। अगर यहाँ पे 60% की जगह आई कि आप क्या लिख दे, 80%, तो फिर कस्टमर को छोड़ के कबाड़िए को सलाम ठोकेंगे। कस्टमर आएगा, उन्हें कहेंगे पर आयो, कबाड़िया आ रहा है। क्योंकि कबाड़िए की जो पावर होगी वो कस्टमर की नहीं है। नहीं समझ आई? मतलब कुछ सवाल में अगर 60% लिखा है तो आपने ये रट्टा नहीं लगा लें कि सर ने हमेशा यही कहा था कि कबाड़िए को बिल्कुल आपने लिफ्ट नहीं करानी। तो आपने कंपेयर करना है कहाँ पे ज्यादा फायदा है। नहीं समझ रही? तो क्लियर है सबको? ऐसे तो 60% है, लेकिन अगर 80% होता तो फिर ये 700 ना ले रहे होते। फिर हम छः वो 800 क्या आता आंसर? 832 रुपये एनआरवी होती हमारी। और हम रीवर्क ना कर रहे होते और ना ही हम सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा कर रहे होते। क्योंकि सेलिंग कॉस्ट तो बच्चों उस वक्त आएगी जब माल कस्टमर के घर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कबाड़ी आ जाएगा तो उस वक्त तो कस्टमर के घर नहीं ना पहुंचाएंगे, कबाड़िया तो खुद हमारे पास आ रहे हैं। हजम शुद्ध। अच्छा जी। अब बच्चों ये समझ आ गया सबको? अच्छा अगला मसला। ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, द प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी ऑफर्ड बाय द कंपटीटर आर अवेलेबल इन द मार्केट एट डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%। ये सेल प्राइस रिड्यूस होने लगी है। ऐसी है। of OL's current retail price, OL would have to adjust its sale price accordingly। मतलब इसको भी वो डिस्काउंट देना पड़ेगा जो कंपटीटर दे रहे हैं। चलो वो तो खैर बी और डी का मसला है ना। फिलहाल मुझे ए की आपने वैल्यू बतानी है। गुड यूनिट की क्या है, डैमेज यूनिट की क्या है, टोटल क्या है, सिर्फ ए को फोकस करना है आपको। मार मार चवल मार। आ रही है ना चवल? नहीं दिमाग में तो आ रही है। और कितने तेरा बेली? फिर अच्छा अच्छा। जो कि शाम को 5 बजे होंगी।
हाँ जी, सबसे पहले बच्चों एक ही बात करते हैं, एक है गुड यूनिट्स, ऐसी है, कितने हैं, किस रेट पे चलेंगे, 800 पे, कॉस्ट पे, ऐसी है, आंसर क्या आएगा? ये आता है। अच्छा, ये डैमेज यूनिट्स कितने दी? 2400। रेट क्या लगेगा? 700। एनआरवी, हाँ जी, 168। टोटल निकाल लें। हैं? ये टोटल कितने बनते हैं यूनिट्स? 15,000। तो ये बात समझ लगी सबको? ये वाले हमने बैलेंस निकाले हैं, क्योंकि उसने हमें टोटल 15,000 दिए थे, ठीक है? टोटल कितने दिए थे? बी के गुड यूनिट्स, अच्छा बी के यूनिट्स में तो कोई पंगा नहीं है ना? क्या पंगा है? 4,000 डिफेक्टिव है, तो गुड कितने हैं? 4,000 डिफेक्टिव है। ठीक हो गया जी? अब बच्चों बी की कॉस्ट क्या है? 700। और बी की सेल प्राइस क्या है? 900। ऐसी है। और बी का पॉइंट ये है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। Due to decrease in the raw material prices, the products similar to B and D offered by the competitor are available in the market discount of 15% and 20% respectively. B पे डिस्काउंट कितना लगेगा? 15%। तो जरा बच्चों मुझे बी की सेल प्राइस तो बताओ। हाँ, 765। सोचो जरा, क्या आएगी? 765, ऐसी है। अगला पॉइंट, बी के जो गुड यूनिट है, बच्चों जो बी का गुड यूनिट है, उसको भी तो सेल करने पे सेलिंग कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? बोलो तो सही। आएगी ना? कितनी आएगी? 75। लेकिन गुड यूनिट को कंप्लीट करने की कोई कॉस्ट नहीं होगी, क्यों बोला? वो तो कंप्लीट है, रीवर्क उस पर तो नहीं ना होना। तो बच्चों गुड यूनिट के अंदर भी क्या होगी? 690। अब बच्चों देखो हमारी कॉस्ट क्या है? 700। लेकिन अंदर भी क्या है? 690। तो इसका मतलब है बी के गुड यूनिट 700 पे रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। तो ये वाली हरकत हमने ए में क्यों नहीं की? ए को हमने गुड यूनिट को 800 पे रिकॉर्ड क्यों किया? क्योंकि अगर ए के अंदर भी निकाल भी लेते गुड यूनिट की, तो वो 800 से ज्यादा ही आनी थी। तो फिर इसकी क्यों निकाल रहे हैं? इसकी बिना निकालते। इसकी कैसे पता लगा काम? जो हरकत हम बी में कर रहे हैं वो ए में क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी ना। मतलब ए में हमने 800 लिखा,
क्यों लिखा? वहां पे भी तो हमें एनआरवी निकालनी चाहिए थी। तो अगर वहां पे क्यों नहीं की तो फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है कि कब ए वाली हरकत करेंगे, कब बी वाली हरकत करेंगे। सोचो सोचो सोचो, यहां से कंसेप्ट बनेगा यार, कब ये वाला काम करना चाहिए, कब ये वाला काम नहीं करना चाहिए। नॉर्मल केस में कॉस्ट ज्यादा होती है। नॉर्मल केस में कॉस्ट ज्यादा होती है, एनआरवी कम होती है नॉर्मल केस में। तो यार ऐसा भी ज्यादा होती है। तो तेरे हिसाब से तो ये सारे अब नॉर्मल बैठे हैं, क्योंकि तेरी तरह तो नहीं सोचा। फिर सर कैसे बहुत क्या जाता है, गुड यूनिट की कॉस्ट है। तेरे सामने कॉस्ट कितनी है? 700। हाँ बी और एनआरवी, तो कॉस्ट क्या है? और ये नॉर्मल केस। हाँ भाई, कब ये हरकत करेंगे, कब ए वाली हरकत करेंगे, शाबाश सोचें। ये आपका कंसेप्ट है जो आपने अपने पेपर पे लिखना है। कब ए वाली हरकत करेंगे, मतलब कब मैंने बगैर कुछ सोचे समझे यहाँ पे 800 लिख दिया, मैंने सोच कैलकुलेट भी नहीं कुछ किया, और यहाँ पे मैंने सीधा बगैर सोचे समझे 700 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें डिस्काउंट आ रहा है, ए में डिस्काउंट की कोई बात नहीं हुई थी। समझ आई ये बात? तो बच्चों यहाँ पे गुड यूनिट में भी एनआरवी लेंगे, गुड यूनिट में भी क्या लेंगे? कॉस्ट नहीं लेंगे। लेकिन क्या डैमेज यूनिट की एनआरवी भी यही होगी? सोचो सोचो सोचो, ये तो गुड यूनिट की एनआरवी है ना, क्या डैमेज यूनिट की एनआरवी भी यही होगी? नहीं होगी। एक तो ये बात सोचनी है, दूसरा ये बात भी सोचनी है कि कबाड़िया कितने पैसे देगा, और उन दोनों में से हायर वाली एनआरवी होगी। सोचो जरा तसल्ली से, डैमेज यूनिट की एनआरवी आपने मुझे बतानी है। हो गया सर। हो गया? जी सर, तो बाड़ी को भेज दिया। किसको भेजना चाहिए? कबाड़िए को। अब जरा बताएं कि कबाड़िए को क्यों बेचना चाहिए। पहले तो डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी निकालते हैं। अगर हम कस्टमर को बेचें तो फिर क्या होगा? इस 765 में से कुछ और भी माइनस होगा, ऐसी है 320, ठीक हो गया। 690 की जगह क्या आ जाएगा? 370। और अगर यही चीज हम कबाड़िए को बेचें, वो कैसे? इसका कितने परसेंट लेंगे? 900 का क्या आंसर आएगा? 540। अच्छा, ये 900 कहाँ से आया? लेकिन बच्चों सेल प्राइस में डिस्काउंट नहीं आ जाना? 15% डिस्काउंट नहीं देना? बाड़ी को थोड़ी देना है। तो कबाड़िया तो उसी हिसाब से चलेगा ना, मतलब कबाड़िए के हिसाब से चीजें महंगी हो गई, मतलब पूरी मार्केट में चीजें सस्ती हैं, तो कबाड़िया कह रहा है मेनू वही। सोचो जरा, नहीं जो बात आप कर रहे हो 900 का 60%, और उसके साथ लिखा भी हुआ, जरा गौर से देखो, करंट रिटेल प्राइस, ये क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब है? कि मतलब आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा कबाड़िए को भी, क्योंकि कबाड़िया आपके पास अभी नहीं आया, उसने फ्यूचर में आना है। तो जब कबाड़िया फ्यूचर में आ रहा होगा तो उसको पता होगा मार्केट में क्या चीज चल रही है। नहीं समझ लगी? सोचो, जब लोहा मार्केट में 100 रुपया किलो था, कबाड़िया 10 रुपए का आपको लगा रहा था रेट, अब लोहा 60 रुपए का हो गया है, कबाड़िया से आप अभी भी एक्सपेक्ट करें 10 रुपए का लाए, और कबाड़िया कहेगा मेरे मत्थे थे कि बेवकूफ लिखा है।
कि कबाड़िया का रेट सही है? और सोचो तो सही, मतलब कबाड़िया जब आ रहा होगा तो पूरी मार्केट से घूम के आ रहा होगा ना, कि नहीं? कि कबाड़िया आ चुका है या आना है? तो जब वो आएगा तब हमारी चीजें ऑलरेडी क्या होगी, सेल प्राइस नीचे जा चुकी होगी। तो हमारी सेल प्राइस 900 थोड़ी होगी, कितनी होगी? 7, उसका लेंगे 60%। 459, ये कबाड़िए को रेट लगाना पड़ेगा। तो समझ आई बात है? निकाले आंसर क्या आता है? 144। अगला। वैल्यू 16। समझ आई बात है? और बी क्लियर है? अब किसकी बारी है? हाँ जी, सी। सी में क्या पंगा था? पंगा नहीं था ना? हाँ, सी में तो पंगा ही नहीं था। हाँ वाह, देखो आज ही जलील होए थे, आज ही भुल गए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਤਮਈਨ, जिन्होंने जिल्लत ही भूल जानी थोड़ी देर बाद। हाँ जी, सी में मसला ये था कि 5,000 यूनिट नहीं है, कितने हैं? 5,900 यूनिट है, और उसमें डिफेक्टिव कोई भी नहीं है। डिफेक्टिव कोई भी नहीं है। तो कॉस्ट कितनी है बच्चों? 900। तो सी में तो और कोई पंगा नहीं था। एनआरवी निकाल के देख लेते, मेरा ख्याल एनआरवी हमेशा ज्यादा ही होगी। सी की सेल प्राइस क्या है? 1,200। और सेलिंग कॉस्ट 100। रीवर्क कॉस्ट तो है ही कोई नहीं, तो एनआरवी क्या रहेगी? 1,100। तो एनआरवी निकालने की जरूरत नहीं है। सी के सारे यूनिट्स किस रेट पे लगेंगे? 5,900 यूनिट्स हैं, किस रेट पे? 900 पे। और ये कॉस्ट है, अमाउंट। समझ आ गई? अब किसकी बारी है?
डी में पंगा है। गुड यूनिट्स कितने हैं, गुड यूनिट्स और डिफेक्टिव कोई भी नहीं। चलो ये भी हल हुआ। 8,000 के 8,000 यूनिट्स गुड है, डिफेक्टिव कोई भी नहीं। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 1275। NRV, पैन लगी मौत, पैन लगी मौत। NRV हाँ जी। 1,330 कैसे आया, 1,800 का 20% माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा, 1,440। अच्छा फिर 110 आपकी कंप्लीशन कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है। क्या आंसर आएगा, 1,330। तो भी यहाँ पे बच्चों 1,330 लिखेंगे या 1,275, 1,275 लिखेंगे। हाँ जी, आंसर निकाल लें। 102,000,000। अब टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, क्या कर देंगे, नारी चुप करके है, करेगी सवाल। हाँ भाई, तो समझ आई है। समझ आ जाएगा आपके लेवल, कभी कबाड़िया कभी कस्टमर। प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये तो सीखी था ही नहीं। अभी तो हमने पार्ट बी किया, अभी हमने सिर्फ 3 नंबर का किया। उसने मांगा क्या है, एंट्री कल पड़ी थी आपने, डेबिट क्रेडिट, ठीक हो गया। अब बच्चों जो चीज़ तो कॉस्ट पे है उसका तो कख भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कॉस्ट पे ही होगी। जो चीज़ कॉस्ट पे नहीं है ना, NRV पे लेके आ रहे हैं, उसमें NRV लॉस की एंट्री होगी बस। नहीं समझ रही, देखो 12,600 यूनिट 800 पे आ रहे हैं ऑलरेडी, किस पे आ रहे हैं, उसकी तो कुछ भी नहीं करना आपने, वो तो ठीक है। फटा कहाँ पड़ेगा,
कि जब 2400 यूनिट को आप कॉस्ट की बजाय कहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है आपका। कितना नुकसान हो रहा है? 100 रुपये का। लेकिन 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2400 से। तो उसकी एंट्री होगी बच्चों। हाँ जी, क्या मोड आएगी? और अमाउंट काट लो। 2 लाख। डेबिट बताएं क्रेडिट बताएं? कितना? तो एंट्री क्या होगी बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ये एनआरवी लॉस कहाँ जाता होता है? कॉस्ट ऑफ सेल में जाता होता है। याद करो। कितने से? अगर परपेचुअल सिस्टम हो। कितना लॉस आएगा? 2,40,000। अगर बच्चों पीरियोडिक सिस्टम हो ना, तो कोई एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम में एनआरवी लॉस की कोई एंट्री होती नहीं, ऑटोमेटिकली लॉस रिकॉर्ड हो जाता है। ये बात में लगी है। मैं रिपीट करता हूँ, बल्कि अच्छी तरह से रिपीट करता हूँ, बल्कि मैं आपको उस जमाने में लेके चलता हूँ। ये देखिए बच्चों, एनआरवी लॉस जो होता है ना, वो नॉर्मल लॉस होता है। कौन सा लॉस होता है? क्योंकि ये हमेशा होना ही होता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है। और अगर परपेचुअल सिस्टम हो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये बात समझ लगी है? ये देखो, पीरियोडिक में कोई एंट्री नहीं है, परपेचुअल में एंट्री। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पेज नंबर 255। ये देखो, ये भी लिखा हुआ है, राइट डाउन टू एनआरवी। कि जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू को उठा के एनआरवी पे लेके आओगे तो कोई एंट्री की जरूरत है नहीं है। लेकिन परपेचुअल में जरूरत है। क्या? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री। पीरियोडिक में एंट्री नहीं होगी, परपेचुअल में एंट्री होगी। समझ लगी बात की? अच्छा जी, ये वाला मसला तो हो गया हल। अब ये जो बी के गुड यूनिट्स है ना, इसमें भी लॉस है और डैमेज में तो है ही है। बी के गुड यूनिट जो हैं, कितने थे भला? 21,000। बी के गुड यूनिट्स की ऑलरेडी वैल्यू क्या आ रही होगी? 700 आ रही होगी ना। 700 पे वो रिकॉर्डेड है। लेकिन हमने 700 से कहाँ पे जाना है? 690 पे जाना है। तो पर यूनिट कितना नुकसान हुआ? 10 रुपए का नुकसान ये हुआ। नहीं समझ लगी? 21,000 यूनिट इंटू 10 रुपये। क्या ये बात समझ लगी? अच्छा, बाकी जो 4,000 यूनिट हैं, वो भी बच्चों 700 रुपये से नीचे गिर के 459 तक पहुंचे। तो इसमें कितना नुकसान हुआ? 241 का।
तो बच्चों 4000 यूनिट में 241 का नुकसान रिकॉर्ड किया। हाँ जी बता दो जी। 1174 000। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट सी में बच्चों हमारी रिकॉर्डिंग में 5000 यूनिट पड़े हुए हैं, रजिस्टर में कितने यूनिट पड़े हुए हैं, जबकि जब सचिन मुझे जाके देखे थे तो कितने थे। तो इससे तो इन्वेंट्री बढ़ जानी चाहिए कि कम होनी चाहिए, इन्वेंट्री बढ़ जानी चाहिए। तो इसमें बच्चों उल्टी एंट्री होगी, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अच्छी 900 यूनिट आपके बढ़ गए, किस रेट पे, कॉस्ट कितनी थी इसकी, तो क्या आंसर आएगा बच्चों। नौ सौ 900 तो आएगी बात। तो ठीक है, और सी में तो डैमेज कोई था ही नहीं यूनिट, तो सी में तो एनआरवी लॉस नहीं आएगा। डी में कोई मसला है, डी में क्या मसला था, डी में भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि डी ऑलरेडी किस पे रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, 1245 पे, 1245 पे रिकॉर्ड करना। नहीं समझे। तो बच्चों ज्यादा मुश्किल काम आपका ऊपर वाला ही था जिसके 3 नंबर है, कम मुश्किल काम एंट्रियों वाला है 10 नंबर और इसके 10 नंबर। आई क्या आपकी हरकतें चेक कर रहे हो, इसका मतलब है जिसके 3 नंबर गलत है ना, और 10 भी गए, भाई कि हमने जानबूझ के मुश्किल काम के कम नंबर दिए और आसान काम के ज्यादा नंबर, क्योंकि आसान काम तक पहुंचेगा ही हो। है कि नहीं, और जितनी डिटेल में वो सोचता है ना, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਬੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है। ठीक हो गया जी, और ठंड पै गई। अब बच्चों ये सवाल आया था, कोई टेंशन वाला मैं नहीं होगा जरा, मैंने पता थोड़ा कितने नंबर का सवाल आया था, 15 नंबर का सवाल आया था। और ये कब आया था बच्चों, ये स्प्रिंग 2023 में आया था, मतलब ये लेटेस्ट अटेम्प्टों में से एक सवाल है। ठीक है जी, मतलब ये पिछली 2-3 अटेम्प्टों में सवाल आया, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है जो रिसेंट अटेम्प्टों में आए हैं। अच्छा ये सवाल देखते हैं बच्चों, असगर अली एसोसिएट कमेंस बिजनेस ऑन यकम जनवरी 2023। कब बिजनेस स्टार्ट किया उसने, तो क्या यकम जनवरी को इसके पास कोई स्टॉक पड़ा होगा, या हालात चेक करो, एस कॉम ने कारोबार करना है, यकम जनवरी को कारोबार खोल लिया जाके, तो स्टॉक पहले ही पिया सी, वाह है कि नहीं कमाल। कल मैंने पूछा था कि दुनिया में पहले क्लोजिंग स्टॉक आया कि ओपनिंग आया, चलो एस कॉम ने सीए करना है, यही नहीं पता दुनिया में पहले क्लोजिंग स्टॉक आया कि ओपनिंग आया। हाँ?
तू दस जरा विच करला स्टॉक आया, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, एवरेज स्टॉक। हाँ हाँ, क्लोजिंग क्यों, कैसे पता लगा? वाह, है कि नहीं? क्या बात है, क्या बात है। भाई ओपनिंग तभी होगा जब कुछ चीज ऑलरेडी पड़ी होगी। तो जो चीज ऑलरेडी पड़ी है वो क्या थी? वो क्लोजिंग थी। तो पहले क्या आया? देखो ये इसने कारोबार शुरू किया तो ओपनिंग स्टॉक तो इसका होना ही नहीं है। लेकिन जब ये साल क्लोज करेगा तो पहले जो स्टॉक इसने दुनिया में देखा होगा कौन सा होगा? क्लोजिंग। वही अगले साल का क्या बन जाएगा? अकल आ रही है? इतो साबित है तुम इंट्रो कैसी पढ़ी। It manufactures two products X and Y. Following information pertains to its activities during the month of January 2023. During the month, sale of X and Y were 11,600 and 9,400 respectively. Throughout the month, AAA, अब ये AAA कौन है? कौन है? आई कैप की ये बड़ी गंदी आदत है कि वो एक नाम एक दफा ले लेना दोबारा नहीं इस्तेमाल करते। समझ लगी? उसने सिर्फ एक दफा लिखा है असगर अली एसोसिएट, वो दोबारा नहीं लिखेगा कभी भी, जो मर्जी हो जाए, चाहे 15 दफा उसका नाम आता हो, वो ए ही लिखेगा। यहां पे देख लो, ठीक हो गया? यहां पे देख लो, और समझ आ गई बात है। सोल्ड दीज प्रोडक्ट्स एट 25% अबव कॉस्ट। बच्चों, क्या आप सेल प्राइस निकाल सकते हैं? निकालो जरा। हाँ जी, सेल प्राइस कटन बह गए हो? वाह, 2 मिनट बाद अकल आंदी है। हालात चेक करो, इनको पकड़ के शुरू होने लगे थे। और 11,600 क्या है? ये तो यूनिट्स है, तुझे का नाम आया कहने हो सकता। देखो असं उन्होंने कॉस्ट बनाने लगे हैं। नंबर आ गया बस, ठीक है, यदि खैर नहीं हो। ये आया क्यों? ये इस कौम के हालात, जिथे नंबर आया फड़ लिया, ये पता ही नहीं कहता नंबर है। ऐसी है, नंबर आना चाहिए था जिथों मर्जी आए। Product X requires 6 kg of raw material A, and product Y requires 5 kg and 3 kg of raw material B and C, respectively. X में कितने रॉ मटेरियल ऐड होंगे? 1। और Y में 6 कितने के? वेरी गुड, शाबाश। डाटा रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल आ रहा है एज फॉलो। परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये ABC फिर क्या बना है? हम बना क्या रहे हैं? तो हम क्या बना रहे हैं? हम बेवकूफ बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? तो फिर ये ABC क्या है? ये रॉ मटेरियल है। एक्स पे कौन सा रॉ मटेरियल लगना है? ए लगना है बस। ये इस्तेमाल होगा, एक्स बन जाएगा। और वाई में ये दोनों इस्तेमाल होंगे तो वाई बने। समझ आ रही बात? अच्छा, हमारे पास बच्चों ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना मटेरियल बाय किया? मर गए सारे। ओपनिंग स्टॉक किधर है? ओपनिंग स्टॉक मैं तो इलाब दर ओपनिंग स्टॉक किधर गया यार? सवाल क्या मैं शुरू करी, ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं है? बिजनेस इस साल स्टार्ट किया, इसका ओपनिंग स्टॉक हो नहीं सकता। समझ लगी? इसमें सिर्फ परचेज होंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में गर्मी लग रही है, सर्दियों में गर्मी। वाह वाह वाह। ये चंगे, पर मैं इस तरह किया करें, आप ना अपने साथ मकई लेके आया करें, छलियां लेके आया करें, पड़क पड़क की आवाज आएगी, क्या कहते हैं, बैगों के अंदर से वो छलियां जो है वो क्या बन जाएंगी? खुले बन जाएंगे। इतनी गर्मी है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तेरे मुंह से जरा दाने निकल रहे हैं ना, कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से है। ठीक हो गया नहीं? परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है बच्चों? 1,32,000 रुपये। 1,32,000 क्या है?
केजी। इनवॉइस वैल्यू से क्या मुराद है? इनवॉइस का मतलब इनवॉइस ही होता है, इसमें हम क्या बताएं सर? हाँ जी। हैं? क्या सेल प्राइस है ये परचेज प्राइस है। कौन सी प्राइस है? लेकिन ये परचेज प्राइस में तो बहुत कुछ ऐड होता है, ये कौन सी वाली प्राइस है? सर ठीक है। लिखे है पढ़। व्हाट इज इनवॉइस वैल्यू? इंट्रो पढ़ी है आपने? हालात ऐसे हैं। व्हाट इज इनवॉइस वैल्यू? आती है उनकी वैल्यू, इसमें अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह ऐड होने हैं। ऐड होने हैं। इनवॉइस वैल्यू वो वैल्यू है जो सप्लायर ने आपको रसीद बना के दी है। ओ दे मुंह आया, हजे ओ वाला दिन आना है। हजे वो सुबह 9 बजे वाला ओ तेरा निकलना है। हाँ, तुझे पता है? नहीं, तुझे ये नहीं ना पता नंबर कितने हैं। हाँ, ठीक है जी। इनवॉइस वैल्यू से क्या मुराद है? ये तो वो पैसे हैं जो आपने सप्लायर को दिए हैं, लेकिन इसमें और बहुत कुछ ऐड होना है अभी। ठीक हो गया? तो 52,800 है, लेकिन साथ 3 जीरो और भी हैं। तो क्या ये 1 किलो की वैल्यू है? कितनी? कितने किलो की वैल्यू है? 1,32,000 किलो की वैल्यू। अच्छा, फ्रेट इन उसने नहीं बताया, लेकिन उसने टोटल बताया है। भला टोटल क्यों बताया उसने? ये परसों सवाल किया था हमने कि एक ही ट्रक में ए बी सी तीनों माल आए हैं। ट्रक वाले को पैसे कितने दिए हैं? 21,760। तो क्या ये तीनों का 21,760 है? हाँ। तो इसको क्या करेंगे? अपोर्शन करने के दो तरीके हैं। किस बेस पे? वेट की बेस पे भी और इनवॉइस वैल्यू की बेस पे भी। तो देखना पड़ेगा सवाल में कि वो क्या कह रहा है। समझ आ रही बात? ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो ट्रक वाले की हमने इंश्योरेंस भी करवाई थी कि तो राह एक्सीडेंट ना हो जाएगा। उस पर कितना खर्चा आया? अच्छा, इंश्योरेंस वाले के ट्रक के वजन के हिसाब से इंश्योरेंस करेंगे? नहीं, इंश्योरेंस वाले कैसे इंश्योरेंस करेंगे? किस चीज को देख के इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस का बिल बनाएंगे? कितने किलो माल लोड है? नहीं सर, कितने के बात समझ आ रही है यार? देखो, अगर आप एक डायमंड के छोटा सा पीस लेके जा रहे हैं ना, हो सर उसकी इंश्योरेंस ज्यादा हो। और 100 किलो कोयला लेके जा रहे हो, उसकी इंश्योरेंस कम हो। तो वो किलो के हिसाब से इंश्योरेंस नहीं करते। किसके हिसाब से इंश्योरेंस करते हैं? वैल्यू के हिसाब से करते हैं कि कौन सी चीज महंगी है उसकी इंश्योरेंस ज्यादा होगी, कौन सी चीज सस्ती है उसकी इंश्योरेंस कम होगी। तो इंश्योरेंस वालों ने वेट के हिसाब से इंश्योरेंस नहीं की, वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस की होगी। नहीं समझ आई? अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां से निकली? ये तो पहला साल था। है? ओपनिंग तो नहीं थी। है? हाँ। तो बाकी किधर गई? तो बाकी है? वाह, वाह, वाह। ए सेल कर दिया हमने। हमने ए सेल कर दिया। कुछ सेल कर दी, कुछ बचा हुआ। आप ये कहना चाह रही हैं? प्रोडक्शन और ए तो हम सेल कर ही नहीं रहे। वाह। जिसको भी सेल कर देंगे, घर में जाएंगे पापा को सेल कर देंगे, क्योंकि पता तो नहीं है ना किसको सेल कर रहे हैं। जिसको भी ऊपर बताया भी है कि वो बना क्या रहा है।
और आपने पकड़ के ए को सेल कर दिया, सारा कुछ सेल कर दिया। देखो, इसको दोबारा अपनी एग्जांपल में बात करते हैं कि हमने लिए हैं आलू। हमने क्या लिए हैं? तो क्या वो आलू बेचने के लिए सेल करना है? नहीं, आलू को क्या करना है? उसको प्रोसेस करना है, उससे क्या बनेगा? लेज। लेज के पैकेट सेल करने हैं। तो ये जो ए है ये आलू है, आलू सेल नहीं करना। आलू तो प्रोडक्शन हाल में जाके वो प्रोसेस होगा। मतलब 1,32,000 किलो आलू लिए, कितने बच गए? तो बाकी वो 94-96 हजार किधर गए? वो सेल नहीं हुए, वो प्रोडक्शन हाल में जाके कंज्यूम हो गए। समझ आ गई बात? अगला पॉइंट, प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 5 घंटे पर यूनिट एंड प्रोडक्ट वाई रिक्वायर 3 घंटे पर यूनिट। द कॉस्ट ऑफ लेबर इज 300 पर आवर। ये आप ढूंढ रहे थे ना कि कॉस्ट प्राइस किधर है, तो पहले कॉस्ट फाइंड करनी होगी। उस कॉस्ट में क्या सिर्फ रॉ मटेरियल आएगा? नहीं, उसमें क्या आएगा? मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा और एफओएच भी आएगा। तीनों को टोटल करेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे? पता नहीं किस पे करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के प्रोड्यूस, प्रोड्यूस उससे क्या निकलेगी? कॉस्ट पर यूनिट। फिर उसको क्या करेंगे? उससे निकालेंगे सेल प्राइस। कैसे? 25% ऐड करके। यहाँ तक की बात लगी, क्योंकि शुरू ही हम यहाँ से हुए थे, जलील यहाँ से शुरू ना हुए थे, ऐसे ही ना। अच्छा रिबरल, लेबर भी बता दी बच्चों उसने, मटेरियल भी बता दिया, ऐसे ही है। अगला पॉइंट, एफ ओ एच ड्यूरिंग द पीरियड वर्क दिस। अच्छा, ये एफ ओ एच भी बच्चों सारी फैक्ट्री का है। क्या इसमें सिर्फ एक्स बना होगा? नहीं, वाई भी बना है। तो ये एफ ओ एच टोटल है, तो इसके भी टोटे करने होंगे। ठीक हो गया जी। सेल्स इंक्लूड 200 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 400 यूनिट्स ऑफ वाई विच वर रिटर्न बाय द कस्टमर बिकॉज ऑफ बीइंग डैमेज। हमने चीजें बेची थी, वो वापस आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो डैमेज थी। कस्टमर ने कहा सानू कैसा माल दे रहे हो तुसी। दीज आर विद ए। क्या मतलब है? किनको? द डिफेक्टिव यूनिट्स नीड टू बी रीवर्क बाय incurring a per unit cost of 1500 and 800 per product x and y so they can fetch the current selling price। तो यहाँ पे बच्चों एनआरवी का कंसेप्ट अप्लाई होगा। ऐसे ही है। करना क्या है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स एज 31 जनवरी 2023। 15 नंबर का सवाल है, लेटेस्ट अटेम्प्ट है। ट्राई कर सकते हैं घर जाके। मटेरियल, लेबर, एफओएच की वैल्यू जमा करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। उसको 25% ऐड करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। लेकिन तमाम यूनिट्स की सेल प्राइस सेम नहीं होगी। हाँ सेम होगी, एनआरवी सेम नहीं होगी। गुड यूनिट की तो कॉस्ट ही फाइनल होगी, लेकिन डैमेज यूनिट की आपको एनआरवी निकालनी होगी। 15 नंबर का सवाल है और लेटेस्ट अटेम्प्टों में आया है। इसका मतलब है आपको भी 15 नंबर का ही सवाल है ना, कम से कम 15 नंबर ये सीधे सीधे आपके साइड पे हो गए। बाकी रहेगी 85 नंबर की गेम। लेकिन 15 नंबर होते गए ने, आंधे कोई नहीं जब तक प्रैक्टिस ना करें। ठीक हो गया? चलो शाबाश, कर लेंगे घर जाके। चलो नाचो नाचो नाचो।